क्या आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और घर बैठे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? अगर आपका उत्तर है हाँ, तो प्रेपराइज लेकर आया है आपके लिए रोजाना लगभग 7 क्लासेस, जिसमें होंगे ढेरों सारे विषय जैसा कि रीजनिंग, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिमाचल जीके। तो अगर आपने प्रेपराइज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन है, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो करिए अपने सपनों को साकार प्रेपराइज के साथ। तो कहाँ पे हुआ था दोस्तों? ये ऑल इंडिया किसान सभा का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था ये लखनऊ पे हुआ था। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ऑल इंडिया किसान सभा का जो पहला अधिवेशन था, पहला जो सेशन था, ये लखनऊ में हुआ था। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। टेक लर्न कह रहे हैं बफरिंग हो रही है, ठीक है। ये थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो सकता है, आप चिंता ना करें, सब सही हो जाएगा, ठीक है जी। सुनीता कौशल जी देखें एक बार फिर से, ठीक है। अच्छा, सी बता रहे हैं लखनऊ। ओके, नेक्स्ट देखें। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ठीक है, सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि राज्य हड़प नीति जो शुरू की गई थी, ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में की गई थी। आपके पास ये मेल करना है आपको, इसमें से बताना है सही कौन सा नहीं है। दूसरा है वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो था, ये कर्जन के समय में किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हास्टिंग के समय में, जैसे आप जानते हैं 1784 में, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट शुरू किया गया था। और इल्बर्ट बिल जो आया था ये रिपन के समय काल में आया था। तो आपको बताना है इनमें से जो सही सुमेलित नहीं है। जी सभी को बहुत सारा नमस्कार। बताइए जल्दी से, इसमें से आपको क्या लगता है कि कौन सा जो है नॉट करेक्टली मैच्ड है, सही तरीके से मैच नहीं हो पा रहा? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के समय में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन के समय में, पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग के समय में, ये जो इल्बर्ट बिल आया था लॉर्ड रिपन के समय में, इनमें बताना है कि सही कौन सा नहीं है। मैं वेट कर रहा हूं आपके जवाब का, जल्दी से वेट करें। हाँ, सोनी का शोधी का दूसरे का बी बता रहे हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। हाँ, सभी बता रहे हैं। तो ध्यान से सुन ले दोस्तों, ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था ये लॉर्ड कर्जन के समय में नहीं बल्कि लॉर्ड लिटन के समय में शुरू किया गया था। लॉर्ड लिटन के समय में, लॉर्ड लिटन इनका नाम था, इनके समय में शुरू किया गया था। और इसमें क्या किया गया था कि जो भारतीय समाचार पत्र थे, भारतीय प्रेस जो था, उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था, बैन हो गया था। फिर बाद में जब लॉर्ड रिपन आए तो फिर से इस बैन को समाप्त कर दिया गया। फिर से ये लॉर्ड रिपन के समय में बाद में इसे फिर से खोल दिया गया। और कब हुआ था दोस्तों? और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये लॉर्ड डलहौजी की नीति थी, पॉलिसी थी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, डॉक्ट्रिन ऑफ वॉरेन हेस्टिंग के समय में, और इल्बर्ट बिल जो था, इल्बर्ट बिल विवाद जो था, लॉर्ड रिपन के समय काल में आया था। और ये क्वेश्चन इल्बर्ट बिल वाला दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत बार एग्जामिनेशन में आता है। इल्बर्ट बिल वाला किसके समय काल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय काल में। समझ में आ गया? अब वीडियो चल रहा है, ऐसा कोई मुश्किल तो नहीं आ रही? जल्दी से बताइए। नेक्स्ट देखिए, भारत में पुर्तगाली शासन की वास्तव में नींव रखने वाला पूर्व का महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ें। भारत में पुर्तगाली शासन की वास्तव में नींव रखने वाला पूर्व का महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? हु वाज द ग्रेटेस्ट पुर्तगीज गवर्नर ऑफ द पास्ट हु रियली लेड द फाउंडेशन ऑफ पोर्तुगीज रूल इन इंडिया? ऑप्शन है अल्मीडा, फ्रांसीसी अल्मीडा जिसे हम कहते हैं, अल्बुकर्क, वास्को डी गामा, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दो, ठीक है, शेयर कर दो वीडियो को। हम आप लोगों के लिए इतनी इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आपका भी इतना दायित्व बनता है कि आप भी प्लीज़ वीडियो को शेयर करते रहा करो, ठीक है। बताइए इसमें से क्या लगता है आपको? पुर्तगाली शासन की वास्तव में जो नींव रही पुर्तगीज रूल की, वो किसने रखी थी? जल्दी से बताइए। पुर्तगाली शासन की नींव भारत में किसने रखी?
ऑप्शन है आपके पास अल्मीडा, अल्बुकर्क, वास्को डी गामा या नन ऑफ दीज। क्या लगता है आपको, जल्दी से बताइए, जल्दी से। ओके अंकित ठाकुर जी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो जल्दी से मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जिन्हें हम कह सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन है। बताइए किसे रखी थी? किसी का जवाब नहीं आ रहा है, शायद आप लोगों को मालूम नहीं है। बताइए। ध्यान रखें, पुर्तगाली शासन की वास्तव में नींव जो रखी थी वो रखी थी जो पुर्तगीज गवर्नर थे, एक फ्रांसीसी अल्मीडा, उन्होंने रखी थी, ठीक है। और भारत में पहला पूछा जाए कि पहले गवर्नर कौन थे, पहले पुर्तगाली कौन थे जिन्होंने भारत पे पांव रखा, वो थे वास्को डी गामा 1498 में, ठीक है। ये पहुंच चुके थे गोवा तक, कालीकट बंदरगाह पे पहुंचे थे। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, बी आ रहा है, सुरेखा कुमारी बी जी, अल्बुकर्क नहीं, ध्यान रखें फ्रांसीसी अल्मीडा ने, ठीक है, अल्मीडा आए थे। देखिए कई जगह पे आपको अल्बुकर्क भी देखने को मिलेगा, ऐसी बुक्स हैं मैंने देखी हैं जहाँ पे अल्बुकर्क भी है, कहीं पे वास्को डी गामा भी लिखा है, लेकिन सबसे पहले जो आए थे कुछ कम समय के लिए आए थे, बेशक जो तो अल्बुकर्क थे कम समय के लिए आए थे, लेकिन वास्तव में जो नींव रखी थी वो अल्मीडा ने रखी थी, फ्रांसीसी डी अल्मीडा जिन्हें हम कहते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश शासनकाल में भारत उत्पादक देश नहीं माना गया क्योंकि इंडिया वॉज नॉट कंसिडर्ड ए प्रोडक्टिव कंट्री ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, बिकॉज क्या था, उसका कारण क्या था, जरा देखिए, ऑप्शन आपके सामने है। ब्रिटिश वाणिज्य नीति के कारण, ब्रिटिश वाणिज्य नीति के कारण, लंबे चलने वाले युद्धों के कारण, लगातार समय के कारण या किसानों की बुरी दशा के कारण ब्रिटिश शासनकाल में भारत को उत्पादक देश क्यों नहीं माना गया। धीरज कुमार जी नमस्ते, सभी को नमस्कार, बताइए जरा क्या लगता है आपको, इसको मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी से बताइए। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार, जल्दी से। ब्रिटिश शासनकाल में वाणिज्य किस नीति के कारण, लंबे चलने वाले युद्ध के कारण, वाणिज्य नीति के कारण, लगातार काल के कारण, किसानों की बुरी दशा के कारण। किस कारण से, क्या लगता है, भारत को उत्पादक देश क्यों नहीं माना गया? देखिए एक राजनीतिक थे, दार्शनिक भी थे, उनका नाम था जेम्स मिल। उनके अनुसार भारत तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक अंग्रेज उसमें साथ ना दे, यानी अंग्रेजों के बिना, उनका मानना ये था कि अंग्रेजों के बिना भारत कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि भारत में जो है आपस में जाति प्रथा या ये जो था हिंदू मुस्लिमों के आपस में जो भेदभाव थे उस कारण से ये कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, इसलिए अंग्रेजों का शासन यहाँ पे जरूरी था, उनका ऐसा मत था। और जो सबसे बड़ा भारत में उत्पादक देश इसलिए नहीं माना गया क्योंकि जो ब्रिटिश की वाणिज्य नीति थी, जो उनकी कॉमर्शियल पॉलिसी थी, उसके कारण ये नहीं माना गया, ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ए बता रहे हैं, हाँ वेरी गुड। तो नेक्स्ट देखो, सन 1929 में लाहौर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसके सभापतित्व में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त किया? इन द लाहौर सेशन ऑफ 1929 अंडर हुज चेयरमैनशिप डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास द गोल ऑफ अचीविंग फुल इंडिपेंडेंस? बताइए 1929 का जो लाहौर का अधिवेशन था राष्ट्रीय कांग्रेस का, किसका सभापतित्व किसने किया था, यानी उसके चेयरमैनशिप किसने की थी, अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है अब्दुल कलाम आजाद, हसरत मोहानी, मोहनदास करमचंद गांधी या जवाहरलाल नेहरू। जल्दी से बताइए। सर हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलती है लाइव क्लास की। जी शायद वैसे मिलनी चाहिए। ठीक है, जो थंबनेल आपका आता है तो उसमें नीचे रिमाइंडर आता है, तो वहाँ पे आप क्लिक करके उस पर नोटिफिकेशन आने लगेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। धीरज कुमार जी बता रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, नेहरू डी, नगेंद्र नेगी डी बता रहे हैं, चलो ठीक है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें 1929 का 1929 का जो लाहौर सत्र था उसमें जो अध्यक्ष चुना गया था वो महात्मा गांधी को चुना गया था, लेकिन महात्मा गांधी ने क्या किया
कि जवाहरलाल नेहरू को मनोनीत कर दिया कि आप इसकी अध्यक्षता करें, और फिर बाद में वहाँ पे स्वाधीनता, पूर्ण स्वाधीनता की ओर जोर दिया गया। वैसे महात्मा गांधी को इसके लिए चुना गया था, लेकिन बाद में जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने इसके लिए मनोनीत किया कि आप जो लाहौर अधिवेशन है उसका सभापतित्व करें जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि नेहरू रिपोर्ट की जो ये थी अवधि थी वो समाप्त होगी और पूर्ण स्वाधीनता की मांग पर जोर दिया गया। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए, राजा राममोहन राय ने अपने असाधारण काम के खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आज के, सोशल रिफॉर्म, समाज सुधार। अच्छा देखिए, राजा राममोहन रॉय made his mark in Indian history for his extraordinary work. His main work was in this direction. धर्म को उठाना, रिलीजन को उठाना, समाज सुधार, ठीक है, सोशल रिफॉर्म्स, शिक्षा, अंग्रेजी का परिचय। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या लगता है आपको। बता रहे हैं धीरज कुमार समाज सुधार, सोनिका सोधी, दिनेश शर्मा बी, सुनीता कौशल बी। क्या लगता है? ठीक है दोस्तों, सही, आपको सभी का जवाब बिल्कुल सही है। राजा राममोहन राय ने अपने असाधारण काम के खातिर, उनके द्वारा जो काम थे सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने जो काम किया था ये समाज सुधार का किया था, जिसमें आप लोग जानते हैं कि सती प्रथा का अंत भी इनके समय में किया गया। सती प्रथा ये भी एक महत्वपूर्ण सुधार था। सती प्रथा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया। सती प्रथा का अंत हुआ 1829 में। और क्या हुआ, उस दौरान भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, वो भी आप लोग जानते हैं। ठीक है दोस्तों, मनीष कौंडल जी सी बता रहे हैं जी, सी नहीं, बिल्कुल ध्यान रखें, समाज सुधार उनका मुख्य काम था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द काकोरी कंस्पिरेसी केस? शाहनवाज खान, अशफाकुल्ला, अब्दुल कलाम आजाद और भगत सिंह काकोरी षड्यंत्र केस से कौन से संबंधित थे, वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से बताइए। मैं वेट कर रहा हूं। मोहित कौंडल, दिनेश शर्मा, सुनीता कौशल, धीरज कुमार, जल्दी से बताइए। कौन थे दोस्तों, जल्दी से। सी बता रहे मोहित कौंडल, अब्दुल कलाम आजाद। प्रिंस राणा बी, कौन थे? किसी एक का जवाब आया, सिर्फ प्रिंस राणा का। वेरी गुड, बी बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इनका नाम था अशफाकुल्ला। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है, अशफाकुल्ला, अशफाकुल्ला, अशफाकुल्ला इनका नाम था। ये काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, अशफाकुल्ला इनका नाम था। इसमें क्या था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो क्रांतिकारी थे उनको सहारनपुर लखनऊ लाइन पर जाने वाली मालगाड़ी को उन्होंने लूटा था। इस कारण ये क्रांतिकारियों पर जो था काकोरी मुकदमा चलाया गया था। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें। समझ में आ गई बात। सुनीता कौशल बी, सोनिका सोधी बी, अंकी ठाकुर ए, वेरी गुड। इसमें थे अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, ये व्यक्ति, इनके नाम आप ध्यान रखें। रोशन लाल और राजेंद्र लहरी भी ये काकोरी षड्यंत्र के इससे जुड़े हुए थे। अच्छा नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसका सती प्रथा उन्मूलन में मुख्य स्थान है? सती प्रथा उन्मूलन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन प्लेस इन द एडिक्शन ऑफ, ठीक है, सती प्रथा? बताइए जल्दी। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन, रिपन। ठीक है, बताइए जरा किसका? धीरज कुमार बी, लॉर्ड बेंटिक, वेरी गुड, वेरी गुड। किसके? बेंटिक, कीर्ति शर्मा बेंटिक, अंकी ठाकुर, मोहित कौंडल बी, सभी लोग बी बता रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का जवाब सही है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। हमने पहले भी क्वेश्चन पढ़ा, 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय काल में शुरू किया गया था।
सबसे पहले ये बंगाल में शुरू किया गया, बंगाल में सबसे पहले शुरू किया गया, और फिर ये बम्बई में शुरू किया गया सती प्रथा का जो उन्मूलन है, बम्बई, और फिर मद्रास में। ठीक है, ये किया गया था सती प्रथा उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय काल में। मोहित कौंडल बी, वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट देखिए, वर्धा आंदोलन किससे संबंधित है? विथ हुम इज द वर्धा मूवमेंट रिलेटेड? ऑप्शन है ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जल्दी से बताइए, वर्धा आंदोलन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए जल्दी से। धीरज कुमार, महात्मा गांधी बता रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और बताइए मोहित कौंडल, अंकी ठाकुर, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी, वेरी गुड। महात्मा गांधी ने चुनौती दी कि अगर उनके भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया तो वो देश के भीतर ही, देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन जो है खड़ा कर देंगे। ठीक है, कब हुई थी वर्धा की? ये 14 जुलाई 1942 में। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, एम के गांधी। ठीक है, कब हुई थी वर्धा आंदोलन की पहली मीटिंग जो हुई थी? 14 जुलाई 1942 में वर्धा की पहली मीटिंग हुई। ठीक है, वर्धा आंदोलन इससे संबंधित है, किनसे? महात्मा गांधी से। ठीक है, फिर बाद में उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया गया, जो भारत छोड़ो मांग की उनकी प्रस्ताव था उसको स्वीकार कर लिया गया। इसमें गांधी जी के विचार को काफी समर्थन मिला। नेक्स्ट देखिए, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? बताइए जल्दी से। वेयर वाज द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली लेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1936? ऑप्शन है आपके पास कानपुर, मुंबई, फैजपुर और लाहौर। फिर से क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो संविधान सभा की मांग हम कहते हैं ना, औपचारिक रूप से जो मांग रखी गई थी, वो कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? जल्दी से बताइए, कहां पर रखी गई थी 1936 में कांग्रेस का? जी गुड आफ्टरनून बबलेश जी, सुनीता कौशल, बताइए जल्दी से। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कहां पे रखी गई? जल्दी से। सुनीता कौशल सी, फैजपुर, वेरी गुड यार। कहां पे रखी गई थी? अभी एक ही जवाब आया मेरे पास। एम के ठाकुर लाहौर में, मोहित कौंडल कानपुर में, सबके जवाब अलग अलग हैं। धीरज कुमार फैजपुर में। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1936 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था 1936 में, वो कहाँ पे हुआ था, और पहली बार संविधान सभा के लिए औपचारिक रूप से जो मांग रखी गई थी वो कहाँ पे रखी गई थी? तो ध्यान रखें, कहाँ पे रखी गई थी? फैजपुर में। फैजपुर में पहली बार औपचारिक रूप से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये डिमांड रखी थी। अभिषेक चंदेल, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सोनिका सौदी, चुनी ठाकुर डी। आप लाहौर क्यों बता रहे हैं? मैं बता रहा हूँ फैजपुर। हाँ कोई बात नहीं, आपने गुड मॉर्निंग कहा, मैंने भी गुड मॉर्निंग कह दिया, कोई बात नहीं, अभी गुड आफ्टरनून हो चुका है। ठीक है, फैजपुर में हुई थी, ध्यान रखें। तो नेक्स्ट देखो, दास प्रथा के उन्मूलन का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? विच गवर्नर जनरल इज गिवन क्रेडिट फॉर एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी? कॉर्नवालिस, बेंटिक, डलहौजी और रिपन। दास प्रथा के उन्मूलन का श्रेय किसे जाता है? जल्दी से बताइए। धीरज कुमार, अभिषेक चंदेल, चुनी ठाकुर, जल्दी से, सभी का मैं वेट कर रहा हूँ। किसके में? दास प्रथा का जो उन्मूलन है, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, कॉर्नवालिस, बेंटिक, डलहौजी और रिपन। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ दास प्रथा का जो उन्मूलन या उस पर प्रतिबंध दास प्रथा पे लगाया गया। बेंटिक पे लॉर्ड डलहौजी के समय काल में, ये लॉर्ड रिपन के समय काल में किया गया था। जल्दी से। सी, अभिषेक चंदेल सी। ठीक है, आप लोगों के कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पा रहे हैं। ये क्वेश्चन इस तरह का मैंने पहले भी किया था कि बेंटिक के समय काल में कोई भी युद्ध नहीं हुआ था। जो भी अच्छे काम हुए हैं लगभग बेंटिक के समय काल में हुए हैं। जैसे सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया,
दास प्रथा पे प्रतिबंध लगाया गया, ये जिसे हम ठगी प्रथा के प्रतिबंध जो बैन किया गया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय काल में हुआ था, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, विच गवर्नर इज गिवन क्रेडिट फॉर एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, किसके समय काल में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय काल में। अंकी ठाकुर कानवालिस बता रही हैं, योगी कुमार सी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने, द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया, क्या किया? 1857 के समय की बात हो रही है यहाँ पे कि जो शिक्षित मध्यम वर्ग था, एजुकेटेड मिडिल क्लास जो था भारत का, उन्होंने क्या किया? 1857 का जो रेवोल्यूशन हुआ उसका विरोध किया था, उन्होंने उस रेवोल्यूशन का समर्थन किया था, या उसके प्रति वो उदासीन रहे, यानी उनका कोई रवैया ना रहा, ना उन्होंने विरोध किया ना वहाँ पे उन्होंने समर्थन किया, या रजवाड़ों का विद्रोह किया? क्या किया था जो शिक्षित मध्यम वर्ग उस दौरान था, यानी जो पढ़े लिखे लोग थे मध्यम वर्ग के? बताइए जल्दी से, वेट कर रहा हूं मैं। कैसा उनका स्वभाव रहा उस दौरान, जो 1857 का रेवोल्यूशन था उस दौरान, जो मिडिल क्लास थे उनका कैसा रहा? आपको क्या लगता है? क्या क्या उन्होंने विद्रोह का विरोध किया, समर्थन किया उसको, या उसके प्रति वो सिर्फ उदासीन रहे, कोई रवैया उनका नहीं रहा, या रजवाड़ों का विद्रोह किया? क्या लगता है आपको? सी, सोनिका सोधी सी बता रहे हैं। चलो देखते हैं, सी जल्दी से बताइए, क्या किया था शिक्षित मध्यम वर्ग ने? ध्यान रखें दोस्तों, ये जो एजुकेटेड मिडिल क्लास जो फैमिलीज थी, या जो लोग थे, या जो ग्रुप था, उन्होंने क्या किया कि 1857 के जो रेवोल्यूशन था उसके प्रति वो उदासीन रहे, ना उन्होंने विरोध किया ना समर्थन रहे, बिल्कुल जैसे थे वैसे ही रहे। मिले जुले जवाब आ रहे हैं, कोई बी बता रहा है, कोई ए बता रहा है। नेक्स्ट देखिए, पंजाब में 1919 में हुए अत्याचार के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त नाइटहुड का खिताब किस प्रसिद्ध भारतीय ने लुटा दिया था? एक ऐसे भारतीय थे जिन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी, लेकिन पंजाब में जो अमृतसर में 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद उन्होंने उस पदवी को वापस लुटा दिया ब्रिटिश सरकार को। ऑप्शन है, विच फेमस इंडियन रिटर्न द टाइटल ऑफ नाइटहुड conferred by the British government against the atrocities in Punjab in 1919? रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और महात्मा गांधी। क्या लगता है? रमा पटियाल ए, अंकी ठाकुर ए, वेरी गुड। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, सोनिका ए, महात्मा गांधी, कीर्ति शर्मा ए बता रहे हैं। देखिए महात्मा गांधी, ध्यान से, बिल्कुल क्या पूछा है इन्होंने, 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी, उसे वापस लौटा दिया। ध्यान रखें, वो लौटा दी थी दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने, बाद में वो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी। और एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, महात्मा गांधी, कीर्ति शर्मा जी कह रहे हैं, बिल्कुल ध्यान रखें, महात्मा गांधी को मिली थी केसर ए हिंद की उपाधि। कौन सी उपाधि? केसर ए हिंद की उपाधि, ये भी इन्होंने बाद में लौटा दी थी। केसर ए हिंद की उपाधि इन्हें पहले दी गई थी 1915 के समय, जब इन्होंने सभी भारतीयों से आग्रह किया था कि आप विश्व युद्ध में शामिल हो जाइए अंग्रेजों की तरफ से। बाद में फिर इन्होंने अशोक आंदोलन के बाद इस उपाधि को वापस लौटा दिया था। 14 क्वेश्चन देखिए, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी, कार्य समिति थी, उसके सदस्य थे, मेंबर्स थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, या कांग्रेस के अध्यक्ष थे, या कांग्रेस के महासचिव थे, ये आपको बताना है। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति मिली, जब भारत हुआ 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, तो महात्मा गांधी की स्थिति के बारे में आपको बताना है कि वो कार्य समिति के सदस्य थे, मेंबर नहीं थे, या उसके कांग्रेस के अध्यक्ष थे, या कांग्रेस के महासचिव थे, ये आपको बताना है। केसर ए हिंद बोलते हैं उसे, धीरज कुमार जी, कीर्ति शर्मा, ठीक है, बताइए जरा से जल्दी से, क्या लगता है आपको? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कौन सा ऑप्शन सही लगता है? बी बता रहे हैं, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, चुनी ठाकुर। दिनेश शर्मा ए बता रहे हैं, विकी शर्मा बोल रहे हैं कि वो महासचिव थे। आप लोग एक मत नहीं है, सबके अलग अलग जवाब आ रहे हैं,
तभी तो मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी। ठीक है, क्या लगता है? तो ध्यान रखें दोस्तों, भारत की जो स्वतंत्रता प्राप्ति जब हुई 1947 के दौर में, तो महात्मा गांधी जी जो थे वो कांग्रेस के सदस्य उस दौरान नहीं थे। आपको कुछ ठीक नहीं करना, ना तो वो कार्य समिति के सदस्य थे, ना अध्यक्ष थे, ना महासचिव थे, महासचिव यानी कि जनरल सेक्रेटरी नहीं थे, वो कांग्रेस के मेंबर ही नहीं थे एक्चुअली उस दौरान, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो नेक्स्ट देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी और महात्मा गांधी। बताइए जल्दी से। कब जी? वेट कर रहा हूं मैं। धीरज कुमार ए, 15 क्वेश्चन का जो 15 क्वेश्चन है उसका जवाब दीजिए जल्दी से जवाब दें। और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, कोई हमारे मित्र जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और टाइम टेबल भी आपको अभी दिख जाएगा वीडियो में। ठीक है, टाइम टेबल देखें, पूरी क्लासेस का टाइम टेबल आपको सामने दिखेगा, बिल्कुल चिंता ना करें। जो सुबह से हमारी क्लासेस आती हैं वो टाइम टेबल अभी आपको शो होगा। विकी शर्मा, दादा भाई नौरोजी, कीर्ति शर्मा बी, बदरुद्दीन तैयब, एक मत नहीं है फिर से आप। दादा भाई नौरोजी, विकी शर्मा बता रहे हैं, कोई सी बता रहे हैं, कोई बी बता रहे हैं। ठीक है, देख ले जल्दी से, वेरी गुड। दादा भाई नौरोजी, सोनिका सौदी, मनीष ठाकुर, ग्रैंड ओल्ड मैन, हाँ हाँ, रमा पटियाल, सी। क्या लगता है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पूछा क्वेश्चन, देखिए दूसरे अध्यक्ष पूछे इन्होंने। ठीक है, दूसरे अध्यक्ष, पहले तो आप जानते हैं बिमेश चंद्र बनर्जी जिनका नाम था, WC बनर्जी जिनके हम बोलते हैं। दूसरे जो अध्यक्ष थे दोस्तों, उनका नाम था द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिन्हें हम कहते हैं दादा भाई नौरोजी। इन्होंने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का, नेशनल इनकम का आकलन, एस्टिमेट लगाया था। दादा भाई नौरोजी ने, ये दूसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो ये कलकत्ता में हुआ था। इसमें कुल 34 सदस्यों ने भाग लिया था। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, कितने सदस्यों ने भाग लिया था दोस्तों? 34 सदस्यों ने। हाँ, सब लाइक कर दो वीडियो, धीरज कुमार भी कह रहे हैं 34 सदस्यों ने, 34 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, ठीक है। और ये बदरुद्दीन तैयब जो थी, ये तीसरा अधिवेशन जो हुआ था उसके अध्यक्ष रहे थे। ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। ठीक है, ठीक है दोस्तों। और गांधी जी ने 39वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें। गांधी जी ने 39वें की थी, और पटेल का पूछा जाए तो इन्होंने 45वें की अध्यक्षता की थी, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें। गांधी जी ने एकमात्र जो कर्नाटक के बेलगांव में अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता की थी। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? 39वें में की थी महात्मा गांधी ने। और ये जो दादा भाई नौरोजी दूसरे अध्यक्ष बने थे दूसरे अधिवेशन में, कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, और जिसमें 34 कुल प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें। और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो वो ध्यान रखें, उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। और ये पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम ध्यान रखना है, जॉर्ज यूले। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुआ? व्हेन डिड लॉर्ड मैकाले एजुकेशन सिस्टम कम इनटू फोर्स? स्किप कर दिए। बताइए, लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुआ? ये तो आप जानते हैं, लॉर्ड मैकाले ने जो थे, इनके समय में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम लागू हुआ। जॉर्ज यूले, हाँ ठीक है, जॉर्ज यूले, ये थे भारत के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। कब लागू हुआ जरा मुझे ये बताइए, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति कब लागू हुई? मैं वेट कर रहा हूँ। 1835 आ गया सुनीता कौशल का जवाब, अंकित ठाकुर 1835, वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से जवाब दो, सभी दो, जो भी इस टाइम वीडियो देख रहे हैं सभी जवाब दो, चाहे गलत दो सही दो, जवाब जरूर दो।
दीक्षा जसवाल 1835, वेरी गुड वेरी गुड। दिनेश शर्मा 1835, सभी लोग सही हैं। तो लॉर्ड मैकाले की, वेरी गुड, लॉर्ड मैकाले की जो एजुकेशन सिस्टम था, एजुकेशन पद्धति जो थी वो लागू हुआ था 1835 में, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अच्छा नेक्स्ट देखिए, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण, कॉलोनाइजेशन ऑफ गोवा, दमन एंड दीव, ये किसके द्वारा किया गया था? गोवा, दमन और दीव का, गोवा का और दमन और दीव, एक ही नाम है दमन और दीव। डचों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, पुर्तगीज द्वारा या फ्रांसीसियों द्वारा? किसके द्वारा? जो फ्रांसीसी थे उनके द्वारा किया गया, अंग्रेजों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा या डच द्वारा? मतलब नेगेटिव मार्किंग मत लेना दोस्तों एग्जाम में जी, बताइए जल्दी से। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण, मैं आपको बताऊं उपनिवेशीकरण, कॉलोनाइजेशन क्या होता है, उपनिवेश क्या होता है? जब एक देश पर किसी दूसरे देश का दबदबा इस तरीके से आता है, जब एक देश दूसरे देश पर जो दबदबा करता है, अपना हथियार लेता है उसे, तो उस पर जो सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से जो परिवर्तन आते हैं उसे हम उपनिवेशीकरण कहते हैं, ठीक है। और जो ये दबदबा करता है, एक सरकार दूसरी सरकार पर जो दबदबा करती है उसे हम उपनिवेश कहते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान, कॉलोनाइजेशन उसे कहते हैं, ओके ठीक है। किसने? सभी के, दिनेश शर्मा, पुर्तगीज, ठीक है दोस्तों। तो ये उपनिवेशीकरण जो हुआ था ये पुर्तगालियों ने किया था, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? हु वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? बताइए, हु वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड डलहौजी? बताइए, अंग्रेजी शिक्षा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? हेस्टिंग्स, रिपन, कॉर्नवालिस, डलहौजी? बताइए जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं। हाँ, जवाब आ गया कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस। आपको लगता है आप सही हैं? जल्दी से बताइए, किसके समय काल में ये जो शिक्षा थी, अंग्रेजी शिक्षा, आपने ये पढ़ा कि लॉर्ड मैकाले का ही ये अधिनियम था, मैकाले के द्वारा ये शुरू की गई थी, लेकिन उस दौरान गवर्नर जनरल आपको बताना है कि कौन थे। सी बता रहे हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। यार क्वेश्चन आप पढ़ नहीं रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये क्वेश्चन तो हमने कल भी किया था, किसके समय काल में ऐसा हुआ था? कॉर्नवालिस आप क्यों बता रहे हैं? यहाँ पे सिविल सेवा तो पूछा नहीं है, सिविल सेवा तो आप जानते हैं उनको जनक कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, और भी इनके द्वारा नीतियाँ शुरू की गई थी। लेकिन जो इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया ये जो स्टार्ट किया गया था, ये लॉर्ड, ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, ये थोड़ा गलत हो गया। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा लॉर्ड विलियम, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनके समय काल में ये अंग्रेजी शिक्षा, आप लोग सही हैं, आपने तो कुछ तुक्का तो लगाना ही था, कोई चक्कर नहीं, ठीक है जी। ऋषभ गौतम जी, हिंदी की क्लास भी जरूर चलेंगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। वैसे पुलिस की नोटिफिकेशन आने दो, अभी आपके लिए एक मैं सुनीता क्वेश्चन कोशिश करूंगा, हिंदी ग्रामर की क्लास एक्स्ट्रा समय मिले तो आधे घंटे के लिए सही चलानी जरूर है हमने, ठीक है, बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया था, इसका सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिक। अंग्रेजी शिक्षा जो थी इनके द्वारा शुरू की गई थी, बिल्कुल चिंता ना करें। अच्छा नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति, किसने आरंभ किया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हु स्टार्टेड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड हेस्टिंग्स? सुनीता कौशल जी, वेरी गुड, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अभी बताइए मुझे जल्दी से, अगर फर्स्ट टाइम कोई आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जो भी अभी लाइव सेशन देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दो। अभी 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 मैं रुक रहा हूं, वीडियो को लाइक कर दो पहले जल्दी से। मनीष ठाकुर, डलहौजी, हाँ, चुनी ठाकुर, वेरी गुड, जवाब सभी के आ रहे हैं, बी बी बी, डलहौजी डलहौजी, वेरी गुड। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने शुरू किया था दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी का नाम आपने सुना होगा था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति, यानी ऐसे राज्य,
ऐसे रियासत, ऐसे रजवाड़े जहाँ पे अगर राजा का कोई वंशानुगत रूप से कोई बेटा ना हो, यानी उसका मतलब रक्त संबंधी कोई पुत्र ना हो, तो उसके दत्तक पुत्र यानी गोद लिए हुए बेटे को वो राज्य नहीं दिया जाता था। अंग्रेजों द्वारा जबरन उसे राज्य को छीन लिया जाता था और अपने अंग्रेजी साम्राज्य में उसे शामिल कर लिया जाता था। ऐसे बहुत से हैं, सतारा है, नागपुर है, झांसी, जिसको राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के अंतर्गत अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। यह थोड़ा सा ध्यान रखें जी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, लाइक नहीं किया तो एग्जाम में फेल हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल चिंता ना करें। ये तो मैं अब कह रहा हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं जी। धीरज कुमार जी, ऐसा किसी को नहीं कहते, ऐसा कुछ नहीं है। सभी जो भी लाइव सेशन देख रहे हैं, पक्का नौकरी मिलेगी, बिल्कुल चिंता ना करें। लाइक मांग रहा हूँ, किडनी नहीं। कोई, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, वह व्यक्ति जो देशी राज्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी था। जब स्वतंत्रता का दौर आया तो आप लोग जानते हैं कि भारत जो था छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी। एक तो भारत का विभाजन हो गया था, कुछ रियासती अंग्रेजों ने तो कह दिया था कि जो रियासत रजवाड़े हैं या तो स्वतंत्र रह सकते हैं या तो, क्योंकि आज जिस भारत को हम, इतने बड़े भारत को आज हम देखते हैं, तो आप कल्पना कीजिए कि उस दौर क्या समय था जब भारत आज़ाद हुआ। रियासतों रजवाड़ों को तो ये कह दिया गया कि आप तो स्वतंत्र रहना चाहें, आज़ाद रहना चाहें तो आप आज़ाद अपना साम्राज्य चला सकते हैं, या तो आप किसी भारत के साथ शामिल हो जाइए या पाकिस्तान के साथ। अब कोई राजा है, कोई शासक है, अगर उसको कहा जाए कि आपको ऐसे ही राजा के रूप में आप अपना शासन संभालिए, तो वो तो मना कभी नहीं करता। तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि किस तरह से इन छोटे छोटे रजवाड़ों को एक पूरे भारत में सम्मिलित कर लिया जाए। आज भी भारत इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा होता तो कैसी स्थिति होती, जरा कल्पना कीजिए। तो ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्हें देशी राज्यों के विलयों के लिए उत्तरदायी हैं, जिन्होंने देशी राज्यों का विलय किया, या उन्हें हम क्या नाम देते हैं, एक एकीकरण का अग्रदूत उन्हें हम कह सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल, कीर्ति शर्मा, धीरज कुमार, आयरन मैन। सभी का जवाब सही है। किसने किया था देशी रियासतों का इंडियन यूनियन में जो विलय था, मर्ज किसके साथ, इंडियन यूनियन के साथ किया था, किसका प्रयास था? वेरी गुड, नरेंद्र नेगी, सरदार पटेल, सुनीता कौशल डी, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, एकीकरण का अग्रदूत। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? अंडर विच स्कीम वाज द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान? ये जो भारत और पाक का विभाजन हुआ, अलग अलग उनको कर दिया गया, किस स्कीम के तहत किया गया था? ऑप्शन है माउंटबेटन स्कीम, चेम्सफोर्ड स्कीम, वेवल योजना या क्रिप्स योजना। किस योजना के तहत? स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जी, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी भी वल्लभ भाई की जो है प्रतिमा है, वल्लभ भाई पटेल का विश्व का सबसे ऊंचा स्टेच्यू जो है यही है। दिनेश क्या बताइए, भारत में पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ? जल्दी से धीरज कुमार जी, सभी लोग जल्दी से जवाब दो। ये माउंटबेटन योजना, ठीक है। किस योजना के तहत? माउंटबेटन। माउंटबेटन कौन थे दोस्तों? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। इन्हें आधुनिक भारत का जन्मदाता, ये इस तरह से हम कहते हैं, एक पदवी इनको दी जाती है, लॉर्ड माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन जो योजना थी उसके तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया, और भारत और पाकिस्तान की जो लाइन है, सीमा रेखा है, उसे हम कहते हैं रेड क्लिफ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बीके दत्त और भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम क्यों फेंका? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी केंद्रीय विधानसभा में बम क्यों फेंका? व्हाई डिड बीके दत्त एंड भगत सिंह थ्रो अ बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली? क्यों फेंका था? ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता का विचार इसके लिए, या अपनी क्रांतिकारी प्रवृत्ति दिखाने के लिए, या साम्राज्यवाद का वो विरोध कर रहे थे, या अपना स्वाभिमान दिखाने के लिए। योग्य कौंडल जी, बिल्कुल कोशिश करूंगा, ठीक है। कल से ऑप्शन इंग्लिश में भी मिलेंगे, बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि आप खुश हैं तभी हम खुश हैं, आप लोगों के लिए ही हैं, कोई चिंता ना करें, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट का जवाब दीजिए, बिल्कुल ऑप्शन रखे जाएंगे इंग्लिश में भी। क्यों फेंका था बीके दत्त और भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम क्यों फेंका था? भारतीय स्वतंत्रता के विचार के लिए,
ये अपनी एक रेबलियन प्रवृत्ति दिखाने के लिए, अपनी जो उनकी क्रांतिकारी प्रवृत्ति थी, साम्राज्यवाद का विद्रोह कर रहे थे। साम्राज्यवाद यानी जो साम्राज्य है पूरा, उसका विद्रोह अंग्रेजी साम्राज्यवाद का विद्रोह कर रहे थे, ये अपना स्वाभिमान दिखाने के लिए। सी बता रहे हैं, सी 22 का सी, दिनेश शर्मा सी। सी बता रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है दोस्तों, तो साम्राज्यवाद का, अंग्रेजी साम्राज्यवाद का विद्रोह करने के लिए उन्होंने ये बम फेंका था, जो संविधान सभा है 8 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने बम फेंका था। बाद में इसी में ये उन्हें बाद में वो सजा सुनाई गई। समझ गए बात को? अच्छा नेक्स्ट देखिए, कैबिनेट मिशन का इनमें से नेतृत्व किसने किया? हु लेड द कैबिनेट मिशन? स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, ईबी अलेक्जेंडर या क्लीमेंट एटली? जल्दी से बताइए, कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया? जो कैबिनेट मिशन हम बात करते हैं 23 मार्च 1946 को जो भारत आया, ठीक है, और उस कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में संविधान सभा का, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन किया गया। तो ये किस योजना, इसका नेतृत्व जो था कैबिनेट मिशन का, वो किसने किया था? ऑप्शन आपके पास है स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर एंड क्लीमेंट एटली। किसने किया था, ज्यादा बताइए। सुनीता कौशल ए, स्टैफोर्ड क्रिप्स। सोनिका सोधी, मनीष ठाकुर बी, धीरज कुमार बी, नोटोरियस वन बी। बी, दिनेश शर्मा ए, वंदना सकलानी ए। देखो आपको किसने कहा ए, ध्यान रखें, जो कैबिनेट मिशन, जो क्रिप्स मिशन का नेतृत्व जो किया था, अगर पूछा जाए क्रिप्स मिशन का नेतृत्व किसने किया, तो वो तो किया था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने। लेकिन पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन का नेतृत्व कौन कर रहे थे दोस्तों, तो वो थे सर पैथिक लॉरेंस। क्या नाम था उनका? सर पैथिक लॉरेंस। ये कैबिनेट मिशन योजना का नेतृत्व कर रहे थे। इनके साथ एबी अलेक्जेंडर थे, 2 सदस्य थे सहायक के रूप में, एबी अलेक्जेंडर और कौन थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि क्रिप्स मिशन के दौरान 1942 में भारत आए थे, लेकिन ये 1946 में आए थे। और इस योजना के तहत भारत में पहली बार संविधान सभा का गठन किया गया, और इसके अनुसार भारत में कुल संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 होनी थी, ये भी आप जानते हैं। हाँ, क्रिप्स 42 में आया था। ठीक है, क्लियर है? अच्छा दोस्तों आगे देखिए, सर मेरा बी है जी, दिनेश शर्मा जी बी। सती प्रथा को किसने अवैध घोषित किया? हु डिक्लेयर्ड द प्रैक्टिस ऑफ सती इलीगल? किसने किया था सती प्रथा को अवैध घोषित किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन राय? तीनों ही सर पीएम। हाँ, क्लीमेंट एटली। यहां पे बताइए कि सती प्रथा को अवैध घोषित किसने किया? सी 1800, सी, वेरी गुड, विलियम बेंटिक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस? इंडियाज इंडिपेंडेंस के समय भारत के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड क्लीमेंट एटली या हेरोल्ड मैकमिलन? बताइए जल्दी से। लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसका बता रहे हैं आप? लॉर्ड विलियम, हाँ अच्छा, पिछले का। अभी 25 का जल्दी से जवाब दें। कौन थे भारत की स्वतंत्रता के समय एटली? मैंने आपको सही जवाब ही बता दिया, एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, सॉरी। लॉर्ड क्लीमेंट एटली उस दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए, भारत छोड़ो संकल्प 1942 में कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में पारित हुआ? जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, मूवमेंट तो छोड़िए, आंदोलन नहीं था, ये एक संकल्प जो पारित किया था, आंदोलन बाद में बना। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द कांग्रेस इन 1942 एट द सेशन ऑफ लाहौर, नागपुर, कलकत्ता और बम्बई। मुंबई, आज का मुंबई, उस दौरान उसका नाम बॉम्बे या बम्बई था। बताइए कहां पे हुआ दोस्तों? कहां पे हुआ था? जल्दी से, कहां पे? सी 26 का सी, दिनेश शर्मा। सोच लो ध्यान से, ध्यान से। नगेंद्र नेगी सी बता रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से। जो भारत छोड़ो संकल्प था,
क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास हुआ था कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग जवाब गलत दे रहे हैं। सी बता रहे हैं, फिर से सालू शर्मा बी सी बता रहे हैं, सुनीता कौशल डी बता रहे हैं। कुछ लोगों के जवाब सही हैं, कुछ के गलत हैं। ज़रा ध्यान से, बिल्कुल मेरे प्रिय मित्रों, ज़रा ध्यान से, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि इंसान जो है पत्थरों से ठोकर खाता है, पहाड़ों से नहीं। छोटी छोटी गलतियों से बचें, ठीक है? बताइए। ए उपेश नेगी, ए लाहौर। सोच लीजिए अभी भी, ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ था बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में 9 अगस्त 1942 को। ध्यान रखें, बम्बई का कहाँ पे? ग्वालियर टैंक मैदान है, वहाँ पे ग्वालियर नहीं, सॉरी, ग्वालियर टैंक, ग्वालियर टैंक बम्बई का एक मैदान है। 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को ये संकल्प लिया गया था। कौन सा? भारत छोड़ो संकल्प। इस अधिवेशन में पारित हुआ था। किसमें? बंबई के अधिवेशन में, ग्वालियर टैंक ग्राउंड, बॉम्बे। हाँ, थोड़ा टेक्निकल टीम से निवेदन है, बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए, सुगोली की संधि किसके बीच संपन्न हुई? ये जो सुगोली की संधि थी, ये किसके बीच संपन्न हुई? ईस्ट इंडिया और नेपाल, ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिल नरेश के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध, अवध का नवाब और नेपाल। बिटवीन whom was the treaty of सुगोली कंक्लूडेड? क्योंकि थोड़ी सी बाधा आएगी, बस 5 सेकंड के लिए, बिल्कुल चिंता ना करें। सुगोली की संधि किसके बीच हुई थी दोस्तों? सुगोली की संधि हुई थी किसके बीच में? ध्यान रखें, ईस्ट इंडिया और नेपाल के बीच में ये सुगोली की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेज एंड गोरखास, क्या बता रहे हैं आप? सुगोली की संधि अंग्रेज और गोरखा के बीच कब हुई? सुगोली की संधि की बात हो रही है दोस्तों, ये हुई थी ईस्ट इंडिया और नेपाल के बीच में। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम, यहाँ पे गलत हो गया, देखिए मतुलाना नहीं है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। ए 28 का जवाब दीजिए जरा से, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। जल्दी से बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे? कौन थे दोस्तों? जल्दी से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे पीरियड तक, सबसे लॉन्ग टाइम तक जो थे वो अध्यक्ष रहे। हाँ, बी रमा पटियाल, बी मोनिका वर्मा, बी कौन थे? बी 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 दादा भाई नौरोजी। दोस्तों फिर से आप गलत हैं, जरा ध्यान से, यहाँ पे लिखा है मौलाना अबुल कलाम आजाद। जरा ध्यान से, कौन लगता है आपको? कौन थे दोस्तों? बी, ठीक है। बी 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 जी बिल्कुल गलत है। ध्यान रखें, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे ये लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं, 1940 टू 1945, 1940 से 45 तक ये अध्यक्ष रहे। और ये भारत छोड़ो आंदोलन जो था ये इन्हीं के समय में प्रस्तावित हुआ था, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन था, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये भी इन्हीं के समय में शुरू हुआ था। ठीक है, क्लियर है? 1940-45 तक सबसे अधिक लंबे समय तक पूछा जाए तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। से मैं भी तो वही बता रहा हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की थी और नेपाली अमर सिंह थापा जी, बिल्कुल मैं भी तो वही बता रहा हूँ कि सुगोली की संधि ईस्ट इंडिया और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। क्लियर है दोस्तों? तो आज के वीडियो सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। और हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम YouTube चैनल पर आए हैं, प्रेपराइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ,
शेयर करना मत भूलिएगा।